हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसे कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमने अपने 7 चैप्टर पढ़ लिए थे, तो आज हम अपना 8 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रोशन के रुपये। एक रोशन नाम की लड़की है जिसका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी जो थे उन्होंने एक उसे नोट दिया था, जो कि बहुत अच्छा और करारा नोट था। तो उस नोट को वो छूकर महसूस करना चाहती थी। उसका मन उस नोट से एक सीडी खरीदने का था, लेकिन वो उस नोट को देखकर वो उसे उससे सीडी खरीदने का मन नहीं हो रहा था। तो जो नोट था उसके एक तरफ गांधी जी का एक चेहरा था जो कि मुस्कुराता हुआ अच्छा था, और दूसरी तरफ छोटे छोटे चित्र, शेरों के चित्र थे। वो सोच रही थी कि ये शेर क्या है, आखिर इनके चित्र क्यों बने हुए हैं इस नोट पर। ये जो शेर के चित्र हैं वो क्यों बने हुए हैं। ठीक है, जो ये शेर था ये अशोक स्तंभ था, जो कि हमारा जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये जो हमारे नोट होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक नोट दिख रहा होगा। ये जो नोट है इस पर हर हर नोट पर हमारे जो अशोक चिन्ह है ये बना हुआ होता है। जैसे कि एक तरफ गांधी जी का फोटो है और दूसरी तरफ हमारे अशोक चिन्ह है। ये हर जो हमारे इंडिया के जो पैसे रुपए के जो नोट होते हैं उनके हर साइड, ये जो हर नोट पर अशोक स्तंभ होता है, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। जो देखिए, जो हमने स्तंभ देखा ये अशोक के काल का था, जो कि लगभग 2300 साल पहले था। ये जो पत्थर, ये जो स्तंभ था, ये जो चिन्ह था, ये पत्थरों द्वारा काटकर बनाया गया था। ये पत्थरों द्वारा काटकर बनाया गया था। और ये जो चिन्ह है इसका बहुत लंबा इतिहास है। इसकी जो स्थापना थी, एक सारनाथ में एक स्तंभ बनवाया, एक पिलर बनवाया गया था। कह लीजिए कि एक पिलर या स्तंभ, एक खंभा बनाया गया था, और इसके शीर्ष पर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी सारनाथ में, जो कि हमने पिछले चैप्टर में सारनाथ के बारे में पढ़ा था। देखिए, अब अशोक कौन थे। जो हमारा उपमहाद्वीप है, हमारा जो भारत है, इसमें बहुत सारे जो महानतम शासक थे जिन्होंने शासन किया था, और उनमें से अशोक थे, जो कि बहुत महान शासक थे। उन्होंने सारे कार्य करवाए थे, जैसे कि पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे उनके शासनकाल में, और जिन्हें अभिलेख क्या कहा जाता था, जो कि एक पत्थर या आदि पर खुदरवा दिए जाते थे। ये जो अभिलेख थे इन्होंने क्यों खुदवाए थे, ये अपने साम्राज्य के बारे में बताने या समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, कि जो कि आने वाला जो पीढ़ियाँ होंगी उनके साम्राज्य के बारे में जान सके, उनके साम्राज्य को समझ सके कि उनके साम्राज्य में कैसा शासन किया जाता था। तो इसलिए समझाने के लिए उन्होंने ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। देखिए, जो अशोक थे वो किस शासन पर राज्य साम्राज्य जो उनका वो था, जो उनका राज्य था उस पर, उस साम्राज्य कह लीजिए, ये राज्य कह लीजिए, उस पर जो शासन करते थे उसकी स्थापना उन्होंने की थी या किसी और ने की थी। देखिए, जो अशोक थे, जो अपने जो उनका राज्य था, उनकी जो उसकी जो स्थापना थी उनके दादा ने की थी, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और दादा ने कैसे की थी, इनके दादा ने एक चाणक्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति की मदद से जो एक राजा था उसे हराकर इस राज्य की स्थापना की थी। और जो हमारे चाणक्य जो हैं, इनके जो सॉरी चंद्र वो चाणक्य जो हैं, उनका नाम कौटिल्य और भी है, और इन्हें समुद्रगुप्त नाम से भी जाने जाते हैं। जिन्होंने एक अर्थशास्त्र नाम की एक किताब भी लिखी है। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वंश। वंश क्या है, आइए वंश के बारे में जान लेते हैं। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बने, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, ये राजा। तो अब इस व्यक्ति का जो पुत्र होगा वही राजा बने। अब इस पुत्र का जो पुत्र होगा वही राजा बने, तो इसे वंश कहा जाता है। अब इनका जो होगा, ये जो राजा है इनका एक वंश होगा, जैसे कि इनके पिता का वंश मौर्य है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो इन सभी का वंश भी मौर्य ही हो, तो इसी को वंश कहते हैं। देखिए, जो हमारा मौर्य वंश है उसमें 3 जो थे बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण राजा हुए थे, जो महान कह सकते हैं।
जो पहले जो थे वो थे चंद्रगुप्त, और दूसरे जो थे हमारे बिंदुसार, और जो तीसरे कौन थे, अशोक। देखिए चंद्रगुप्त जो थे उनके जो पुत्र थे बिंदुसार थे, और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो अशोक थे। तो ये तीनों ही महान राजा हुए थे और महत्वपूर्ण राजा थे मौर्य साम्राज्य के। तो ये आगे पढ़ते हैं। ये साम्राज्य जो था इनका, अशोक का, इनमें बहुत से नगर थे, और उन नगरों में राजधानी भी हुआ करती होंगी। तो इनकी जो राजधानी थी वो तीन थी, जो कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर इनकी राजधानी थी। तो हमारे जो पाटलिपुत्र था, ये महत्वपूर्ण नगर भी था। ये महत्वपूर्ण नगर कैसे था? ये जो मध्य एशिया है, इससे आने जाने का मार्ग उत्तर पश्चिम तरफ था। उत्तर पश्चिम से और मध्य एशिया की तरफ आने जाने वाला मार्ग इसी जो तक्षशिला था इससे होकर गुजरता था। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण नगर था जिसमें व्यापारी आए जाया करते थे और व्यापार भी हुआ करता था। और जो हमारा उज्जैन था, इससे हमारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो है उसका आने जाने वाला मार्ग था। तो ये भी शायद व्यापारिक नगर रहा हो। और जो इसमें व्यापारी, शिल्पकार, अधिकारी आदि रहा करते हो। ठीक है, जो ये जो साम्राज्य था इसमें बहुत बड़े क्षेत्र में, जो बहुत बड़ा भाग था, उसमें ज्यादातर हमारे किसान, पशुपालक और आदि जो लोग हुआ करते थे, गाँव में बसाकर रहा करते थे। और जो मध्य भारत जैसे इलाके में ज्यादातर जंगल से भरा हुआ था। जो हमारा मध्य भारत यहाँ पर हो गया, ये जो था ये जंगलों से आदि से भरा हुआ था। और यहाँ के जो लोग थे वो फल फूल का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार कर जीविका चलाते थे। और जो साम्राज्य के जो लोग थे उनकी विभिन्न विभिन्न आजीविकाएं थी, विभिन्न विभिन्न भाषा बोला करते थे, अलग अलग खाना या अलग अलग कल्चर थे। ये जैसे कि आप ये मैप देख रहे हैं, ये जो रेड जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, बिंदु दिख रहे हैं, ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वे ऐसे स्थल हैं जहाँ से अशोक के जो स्थल अभी सॉरी अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। और जो हमारे ब्लैक ब्लैक से महत्वपूर्ण नगर थे, ये जो हमारे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कांधार और हमारा मेरठ, चोपड़ा, मनोहर और सोपोर, गिरिनाथ, धौली और बहुत सारी जगह से कौशाम्बी, इलाहाबाद आदि से जो हमारे अभिलेख प्राप्त हुए। जो महत्वपूर्ण नगर थे वो तीन थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ये जो हमारे अशोक थे इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। मैं आपके अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि अशोक जो थे उनके जो साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, उनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो आइए आगे चलते हैं। जो इनके जो साम्राज्य के लोग थे वो अलग अलग कल्चर थे, और जो साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसमें अलग अलग जैसे कि आपको ये दिख रहा है, लगभग ऐसे इनका साम्राज्य था ये। तो इसमें अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग खाना था, अलग अलग कल्चर आदि थे। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आप अपने इंडिया को देख कर आए हैं, ये जो हमारा आधुनिक भारत है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा आधुनिक भारत है। और इसमें बहुत सारे हमारे राज्य हैं, ये रहे जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर केरला पड़ेगा, और यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर हमारा गुजरात हो गया, यहाँ गोवा। ये देखिए राज्य जो है छोटे छोटे होते हैं और इन सब से मिलकर बड़ा देश बनता है। तो इस तरह यहाँ पर था, जो राज्य थे, राज्य जो थे वो साम्राज्य से जो थे छोटे होते थे। जो राज्य हुआ करते थे वो साम्राज्य से छोटे हुआ करते, साम्राज्य बड़े हुआ करते थे। जो हमारे साम्राज्य थे उनकी जो रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आदि के लिए जो सेना, बड़ी सेना आदि की जरूरत पड़ती थी। जो राजा हुआ करते थे वो राज्यों के, और जो सम्राट हुआ करते थे वो साम्राज्य के। तो सम्राटों को जो था वो राजाओं की तुलना में ज्यादा कर या संसाधनों आदि की जरूरत पड़ती थी, जिससे अपनी सेना आदि को वो बनाकर रख सके। और जो इसी कारण जो था वो बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी, किन्हें, साम्राज्य
साम्राज्य के जो सम्राट हुआ करते थे उन्हें बड़ी संख्या में जो कर इकट्ठा करने वाले आदि जो अधिकारी हैं उनकी जरूरत हुआ करती थी। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, साम्राज्य का प्रशासन। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए जो कि हमारा अशोक का साम्राज्य था, जो मौर्य का साम्राज्य था, वो बहुत ही बड़ा था और इसके जो बहुत सारे राज्य होते थे और जो इनके राज्य हुआ करते थे इनमें अलग अलग हिस्से हुआ करते थे और अलग अलग ढंग से इन पर शासन किया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पाटलिपुत्र है यहाँ पर इसके जो आसपास का इलाका था यहाँ पर सीधा जो शासक थे उनका नियंत्रण था। जो हमारा पाटलिपुत्र आदि के जो आसपास का इलाका था उस पर सीधा सम्राट का नियंत्रण होता था। यहाँ पर जो थे गाँव, इस इलाके जो गांव शहर आदि थे, यहाँ के जो किसान हो गए, पशुपालक और हमारे व्यापारी शिल्पकार, ये जो हुआ करते थे इन पर सीधा जो टैक्स था वो राजा अपने जो अधिकारी की जो नियुक्ति करता था उनके द्वारा वसूला करता था। और इनमें से कई जो अधिकारी होते थे वो अगर वो इसका उल्लंघन करते थे, मतलब टैक्स को अपने पास रख लेते या टैक्स नहीं वसूला करते थे, तो राजा उन्हें सजा भी दिया करते थे। और कई जो अधिकारी होते थे उनका वेतन भी काट लिया जाता था। और जो संदेश वाहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और राजा के जो जासूस थे, राजा जो थे वो अपनी जासूस भी बनाया करते थे। जो मौर्य साम्राज्य से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उनसे यह भी पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अपने जासूस आदि भी बनाकर रखते थे, जिससे उन्हें सत्ता आदि को में फिर जहाँ क्या चल रहा है कोई विद्रोह न करते, इससे इससे पता चलता, इसके बारे में पता चलता रहे और वो सतर्क रहे। और कि कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है आदि कि अधिकारी सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इस सबको देखने के लिए जो राजा थे अपने जो विश्वासी आदमी हुआ करता था, विश्वासी अधिकारी हुआ करता था, उसे जासूस बना दिया करते हो। और जो इन सब के ऊपर सम्राट का नियंत्रण रहता होगा इन्हीं जासूसों के द्वारा। और जो इन पर जो अधिकारियों पर जो नियंत्रण करता था, जो सम्राट हुआ करता था, वो राज्य परिवार हुआ करता था। जो सम्राट का जो परिवार हुआ करता था या उसके विश्वासी या घनिष्ठ मित्र या वरिष्ठ मंत्री आदि की सहायता से इन सब के ऊपर जो मौर्यकालीन जो सम्राट हुआ करते थे वो नियंत्रण रखा करते थे। देखो जो मौर्य साम्राज्य था उसके जो भीतर क्या ही छोटे क्षेत्र भी हुआ करते थे, जो प्रांत थे जिन्हें प्रांत भी कहते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन, जैसे कि हमने मैप में देखा, जैसी जो प्रांतीय जो राजधानी थी, जैसे कि जो मौर्यकालीन राजधानी थी, जो यहाँ पर राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अब इधर भी क्योंकि इनका जो साम्राज्य था वो ऐसे फैला हुआ था, इधर जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी जो इधर वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करती, उज्जैन इधर करती थी, और ये जो हमारा पाटलिपुत्र है वो इधर नियंत्रण कहा करता होगा। देखिए जो मेन शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो मौर्यकालीन सम्राट थे उन्होंने इसी तरह अपनी राजधानी आदि बनाई होगी। देखिए जो तक्षशिला और उज्जैन की जो प्रांतीय राजधानी थी और जो असली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। जो प्रांतीय जो राजधानी थी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। जो हमारे जो हमारे छोटे क्षेत्र या प्रांत आदि हो गए। देखिए अब जो ये पाटलिपुत्र और उज्जैन जो प्रांतीय राजधानी थी इन पर नियंत्रण कौन करता था। देखिएगा इन पर जो अक्षर राजकुमार जो सम्राट के जो पुत्र हुआ करते थे, जो भी राजा नहीं बने थे, वो नियंत्रण करते थे। ये जो जो कि राजकुमार हुआ करते थे इन्हें राज्यपाल, जिन्हें गवर्नर कहते हैं, बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो जगह है इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था, जो कि वहाँ की स्थानीय परंपरा संस्कृति होगी आदि नियम के द्वारा ही वहाँ पर शासन किया जाता हो। आगे चलते हैं, जो हमारे प्रादेशिक जो केंद्र होते थे इनके जो बीच के जो विस्तृत जो क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे कि हमारा उज्जैन तक्षशिला जो प्रांतीय राजधानी थी इनके जो बीच के विस्तृत क्षेत्र हुआ करते थे। यहाँ पर जो मौर्यकालीन शासक थे ये सिर्फ यहाँ के मार्ग और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ये ऐसा क्यों करते थे? देखिए जो मार्ग हुआ करते थे, नदी आदि जो थी, ये व्यापार आदि करने में जो आसानी हुआ करती थी। तो ये आगे चलते हैं।
जो कि हमारे आवागमन आदि के लिए महत्वपूर्ण होती थी। और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। जो कि उन्हें व्यापारी कोई आया करता होगा, उन्हें कर दिया देना पड़ता होगा, व्यापारी को भेंट दिया करता होगा उसे। जो मौर्यकालीन सम्राट सम्राट हुआ करते थे उन्हें मिला करता था और इसी उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अर्थशास्त्र में देखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। जो हमारा उत्तर पश्चिम था, जो कि हमारी जो राजधानी होगी वहाँ की तक्षशिला हो गई, प्रांतीय राजधानी, वहाँ वो जो थी वो कंबलों के लिए जो प्रसिद्ध थी। और दक्षिण जो भारत जो था वो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए गए होंगे, जैसे कि कोई व्यापारी आया, उसने इसका आदि टैक्स इसी रूप में चुकाया होगा। तो ये जानते हैं कि नजराना क्या होता है। ठीक है, जो नजराना होता है एक प्रकार का कर होता है और ये नियमित जो ढंग से इकट्ठा किया जाता है। जो कि नजराना होता है अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कि कोई भेंट हो गई, कोई हीरे की अंगूठी आदि, जो कभी भी इसे इकट्ठा कर सकते हैं। जो हमारा टैक्स होता है वो रुपयों में होता है, जो पैसों में होता है। कि एक सर्टेन टाइम या सर्टेन विधि के रूप में ही इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि किसी सर्टेन विधि या किसके लिए किया जाता है। और ये जो हमारा कर हुआ करता था वो एक नियमित रूप से वसूला भी जाता है। जैसे कि इस मंथ में हो गया, इतने दिनों में एक बार, जैसे कि 20 दिनों में एक बार जो टैक्स है वो वसूला जाएगा, या 30 दिनों में आदि। एक सर्टेन विधि हुआ करती थी जो हमारे टैक्स वसूलने की। लेकिन जो नजराना हुआ करते थे, जैसे 15 दिन में एक बार ले लिया या 10 दिन में, इसकी कोई सर्टेन विधि नहीं हुआ करती थी, एक नियमित टाइम नहीं हुआ करता था। और ये नजराने थे ये ऐसे भी पदार्थ हुआ करते हैं जो ऐसे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं जो अपनी मर्जी से ही दिया करते थे। वो स्वेच्छा से मतलब आसानी से दे दिया करते होंगे। तो आइए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, राजधानी में सम्राट। तो आइए पढ़ते हैं। जो मेगास्थनीज है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के जो यूनानी लेखक थे, उनका जो राजा था सेल्यूकस का जो राज सेल्यूकेटर राजा था यूनानी, उनके जो राजदूत थे वो मैगस्थनीज थे। और देखिए मैगस्थनीज इनके दरबार में कैसे आए थे। जो बिंदुसार थे, उन्होंने ये आप सभी जानते होंगे, सिकंदर के बारे में जानते हो। सिकंदर जो था उसने हमारे भारत जो था, पश्चिम भारत पर थोड़ा सा अधिकार कर लिया था। सिंधु नदी के पास का जो क्षेत्र था, और उसके जो पास का क्षेत्र था उस पर अधिकार करने के बाद जब उसके सैनिकों ने आदित्य भारत की जो चंद्रगुप्त की जो सेनाएं थी उसके विशाल सेना से लड़ने से मना कर दिया था। तो इसलिए चंद्रगुप्त लौट गया था और जाते वक्त उसने एक गवर्नर बना दिया था अपना ही, जो भारत में जो उसने क्षेत्र जीते थे उन पर नियंत्रण करने थे। तो उसमें से एक जो था वो सेल्यूकस था, जो कि यूनानी राजा बन गया था। और जो सेल्यूकस था उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा मार दिया था। और जो सेल्यूकस था उसने अपना एक राजदूत भेजा था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में था, जिसका नाम मेगास्थनीज था। तो जो मेगास्थनीज था उसने अपना जो उसने कुछ देखा था उसका विवरण दिया था। तो यहाँ पर कुछ अंश दे रखे हैं उसके बारे में, कुछ लाइनें दे रखी हैं। जो सेल्यूकस का जो लेखक था, जो कि राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज, उसने अपने विवरण दिया था, उसके कुछ अंश देख लेते हैं। ये सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर शोभा यात्रा के रूप में जश्न में मनाया जाता था। जब भी सम्राट जनता के सामने आया करता था तो उस अवसर को जो था वो शोभा यात्रा के रूप में बनाया जाता था। और उसमें जो था सम्राट सोने की पालकी में ले जाया जाता था। जो सम्राट था उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, और उनके जो अंगरक्षक मतलब उनके जो बॉडी गार्ड या उनके जो सिपाही हो गए वो सोने और चांदी से सजे हुए हाथियों पर अलंकृत मतलब सजे हुए हाथियों पर सवार रहते थे। जो सम्राट के जो अंगरक्षक थे, वो सिपाही आदि थे जो उनकी रक्षा करते, तो जो सोने चांदी आदि से सजे हुए
हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक जो थे वो पेड़ लेकर चलते थे। और इन ये जो पेड़ हुआ करते थे इन पर एक सुरक्षित मतलब सिखाए हुए तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। और राजा जो था वो सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। और वह हमेशा इस बात से डरते थे कि कोई उनकी हत्या की कोशिश ना करे, मतलब उनकी हत्या ना कर दे। और इसीलिए उनके खाने से पहले उनका जो खास नौकर हुआ करता था उसे चखा करता था। और जो मौर्य का ये जो राजा होते थे वो लगातार एक कमरे में नहीं सोया करते थे। अक्सर हथियारबंद महिला आदि जो अपनी सुरक्षा कर्मी हो गए, मतलब अंगरक्षक हो गए, उनसे घिरे रहते थे। इन्हें डर था कि इनकी हत्या न कर दी जाए, कोई इनका साम्राज्य अपनी हाथी इनकी हत्या कर कर इनका साम्राज्य ना हड़प ले, मतलब इनका साम्राज्य अपने पक्ष में न कर ले, कुछ शासक न बनकर बैठ जाए। तो ये आगे देखते हैं। और जो पाटलिपुत्र जो आज आधुनिक पटना में है के बारे में जानते हैं। जो पटना जो था वो एक विशाल नगर था, एक खूबसूरत और अच्छा विशाल नगर था। और यहाँ पर एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज थे। जो एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। दो और तीन मंजिले वाले घर कच्ची लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का जो महल था वो महल भी काठ से बना है, जिसमें पत्थर और नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और यहाँ चारों तरफ वो यहाँ चिड़िया और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ, मतलब चिड़िया आदि के लिए बसाए गए बसेरे आदि से जो ये है बाग आदि जो थे सम्राट के जो बगीचे आदि में घिरे हुए थे। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे पटना में जो आधुनिक पटना है, जो पाटलिपुत्र रहा था उस वक्त, उसमें जो थे सम्राट एक खूबसूरत महल में रहा करता था। और एक विशाल नगर था। उसमें एक प्राचीर से घिरे हुए जो कि बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित बुर्ज बनाए गए थे, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, जो एक विशाल प्राचीर मतलब एक दीवार से घिरे हुए थे। और राजा जो था एक काठ के जो महल था उसमें रहता था। और उसकी नक्काशी अलंकृत किया गया था जो पत्थर आदि से। और उसमें उनके बाग बगीचे में आदि चिड़िया आदि को बसाया गया था। तो आइए आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक को। और उसके बाद जो था जो मौर्यकालीन जो साम्राज्य था उसमें जो जंगल वाला था वो इलाका आया करता था। ये जो जंगल में जो लोग रहा करते थे ये काफी हद तक स्वतंत्र मतलब आजाद हुआ करते थे। जैसे कि वो कुछ भी पेड़ को तोड़कर खा सकते हैं। और वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी कोई सुरक्षा का इतना बड़ा वो नहीं हुआ करता था कि उन्हें कोई द्वार पार करना जाना पड़ता था। जबकि जो नगरों में रहा करते थे उन्हें विशाल दीवार बनाकर बुर्ज आदि से सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पर राजा रहा करता था। और जो ये जंगल वाला इलाका था यहाँ पर जो लोग थे वो स्वतंत्र रहते थे। और जो मौर्यकालीन जो अधिकारी हुआ करते थे, जो अधिकारी पर पद व्यक्ति हुआ करते थे, वो जो ये जंगल के व्यक्ति थे इनसे आशा करते थे, इनसे उम्मीद लगाते थे कि ये हाथी लकड़ी मतलब मधु मतलब शहद और मोम जैसी चीज ला कर दें, जो कि टैक्स आदि के रूप में इनसे वसूली की जा सके। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, अशोक एक अनोखा सम्राट। देखिए जो अशोक था वो मौर्य काल का सबसे परिचित सबसे महान सम्राट था। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा अपनी जनता को संदेश भिजवाया था और अपने संदेश को उनकी तरफ पहुंचाने की कोशिश की थी। जो अशोक की जो अभिलेख है वो ज्यादातर प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा जो थी वो आम लोगों की हुआ करती थी। देखिए जो प्राकृत भाषा थी वो हर क्षेत्र में बदल जाती थी कि इस क्षेत्र की कौन सी प्राकृत भाषा होगी, लेकिन जो प्राकृत भाषा थी वो आम लोगों द्वारा ही बोली जाती थी। जो हमारे अशोक के जो अभिलेख थे वो दो भाषाओं में लिखे हुए थे, जैसे कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। तो इसमें हमें थोड़ा से बॉक्स में दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख। जो अशोक का अभिलेख है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, उसके कुछ अंश हैं जो हमें दे रखे हैं इस बॉक्स में। आइए ना उसको पढ़ते हैं। जो उनका जो सम्राट अशोक है उनका एक अभिलेख है। उन्होंने अशोक ने ये बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। जो हमारे सम्राट अशोक थे
वो राजा बने थे, उसके जब वो राजा बन गए थे उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग जो था उसे विजय किया था। और जो कलिंग का जो युद्ध था, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए, 1 लाख से भी ज्यादा मारे गए। इससे मुझे अपर दुख हुआ। क्यों? जो 1.5 लाख जो लोग थे वो एक बंदी बना लिए गए, और 1 लाख से ज्यादा जो लोग थे वो मारे गए थे, जो इससे हमारे जो सम्राट थे अशोक, उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ था। तो क्यों हुआ था ये जानते हैं। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। तो जो हमारे ब्राह्मण और श्रमण आदि हैं वो भी मारे जाते हैं। और जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्र को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतक के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और या अपने परिजन को खो देते हैं। देखिए, जो हमारे सम्राट अशोक है वो यही बता रहे हैं कि जो युद्ध होता है उसमें बहुत सारे, जो किसी भी स्वतंत्र राज्य को जीतने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण स्वर्ण आदि मारे जाते हैं, और सगे संबंधी मित्र को बहुत प्यार करने वाले लोग भी मारे जाते हैं, दास और अपने जो मृतक के प्रति दयावान होते हैं वे भी उसमें मारे जाते हैं। और जो परिजन होते हैं, जो परिजन होते हैं, अपने जो प्यारे पुत्र आदि को खो देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुझे पछतावा पश्चाताप हो रहा है, क्या अब मैंने धर्म पालन करना एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। जो धर्म है वो प्राकृत भाषा में धर्म, जो धर्म है, जो कि हमारा धर्म है, ये प्राकृत भाषा में है। और जो इसकी शुद्ध वो है ये धर्म है, जो कि प्राकृत भाषा में धम कहलाता है। तो मैंने धम धम तो मैंने धम्म अपनाने का निश्चय किया है, और दूसरों को जो धम्म की जो शिक्षा है उसे देने की प्रयत्न मतलब कोशिश करने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय से ज्यादा अच्छा है, जो कि धर्म के द्वारा लोगों का दिल आदि जीतना, उन पर विजय पाना, जो बल आदि जो हथियार आदि युद्ध के द्वारा जीतने से बहुत ही अच्छा है। जो हमारे अशोक हैं वो इस बात को कह रहे हैं। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ। तो ये जो अभिलेख है, जो हमारे सम्राट अशोक ने विभिन्न कारणों से अभिलेख आदि जो उत्कीर्ण करवाए थे, जो ये अभिलेख है कलिंग युद्ध का जो अभिलेख है, जिस जो कलिंग युद्ध के बारे में है, वो जो अभिलेख है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। क्योंकि जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने कलिंग के युद्ध में जो रक्तचाप देखा था, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, और वही अलग अलग कारण से मृत्यु का ग्रास बन गए थे। तो जो अशोक है कह रहे हैं कि मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसीलिए मैं ये अभिलेख उत्कीर्ण करवा रहा हूँ। और इसके बदले उन्होंने ये सोचा कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने युद्ध आदि के को छोड़कर ये सोचा कि वो धर्म को कैसे बढ़ाए, और युद्ध आदि के बारे में उन्होंने युद्ध को कभी ना करने की सोची थी, क्योंकि उनका जो हृदय था वह पश्चाताप कर रहा था कलिंग युद्ध का भीषण रक्तपात देखकर। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अशोक का कलिंग युद्ध। देखिए, जो कलिंग था, ये जो था ये महत्वपूर्ण हिस्सा था उस टाइम के साम्राज्य, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो कलिंग था ये उससे लगता था, समुद्र से आदि से लगता था, जैसे कि आप इस मैप में भी देखेंगे। यहाँ पर कलिंग था, ये जो आपको कलिंग दिख रहा है, मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो आपको कलिंग दिख रहा है समुद्र से लगता था, जो कि व्यापार करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। जो कलिंग था, ये जो अशोक थे इनके जो दादा चंद्रगुप्त और जो बिंदुसार जो इनके पिता थे, इन्होंने भी कलिंग को जीतना चाहा। ये जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी विशाल सेना आदि को देखकर, ये जो इनकी सेना को देखकर जो राज्य हुआ करते थे, उन्होंने स्वैच्छिता से इनके अधीन हो गए थे, मतलब आसानी से बिना किसी लड़ाई के इनके अधीन हो गए थे और इनसे मित्रपूर्ण संबंध रखते थे। लेकिन जो कलिंग था उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो जो अशोक थे उन्होंने कलिंग जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। जो हमारा कलिंग था वो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो हमारा
जो समुद्री कोस्ट पर आता है, तट पर आता है, वो कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था। और जो आज उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम कलिंग था। कलिंग जीतने के लिए अशोक जो थे उन्होंने एक युद्ध लड़ा था। लेकिन जो युद्ध था उसमें युद्ध में युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा रक्तचाप आदि को देखकर वे वितृष्णा हो गई, मतलब उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। जो हमारे अशोक थे उन्होंने युद्ध नहीं करने की ठानी और सबको अपना लिया। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अशोक का धर्म क्या था? तो आइए जानते हैं कि अशोक का धर्म क्या था। ठीक है, जो अशोक के धर्म में किसी भी देवता देवता की पूजा अथवा किसी भी कर्म ये जो अशोक के जो धर्म में किसी भी देवता की पूजा अथवा किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्हें ऐसा लगता था कि जो शिक्षा उनके पिता अपने पुत्र बेटे आदि को देते हैं वह और व्यवहारिक जो शिक्षा देते हैं, वैसे ही उन्हें अपना कर्तव्य लगता था कि उन्हें अपनी प्रजा आदि को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो युद्ध युद्ध ना करें। और वो बुद्ध के भी उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। जो हमारे अशोक थे वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। और वो ये मानते थे कि जो प्रजा है उनका जो पिता है वो मैं। और जैसे कि मैं अपनी का व्यवहार शिक्षा व्यवहार आदि दूंगा तो ये जो जो प्रजा होगी वो ऐसा ही व्यवहार करेगी। तो इसलिए जो अशोक का जो धर्म था वो किसी भी देवता अथवा की पूजा करने अथवा किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। लेकिन उनके समझाने के बाद भी कोई ऐसी समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। देखिए उनके जो साम्राज्य था उसमें अलग अलग धर्म थे, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग रहा करते थे। और जो कि इनका साम्राज्य था बहुत बड़ा था, अलग अलग कल्चर अलग अलग खान पीन अलग अलग भाषा भी थी। तो जो अलग अलग जो धर्म थे इन लोगों में कई बार टकराव पैदा हो जाता था, विवाद भी हो जाता था। कुछ लोग जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी। और दासों नौकर जो दास गुलाम हुआ करते थे, जो अपने मालिक का कहा माना करते थे, जिसकी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। वो उसके अलावा जो इनका मालिक होता था इनसे क्रूर व्यवहार मतलब इनसे गलत व्यवहार किया करता था। और इनके अलावा जो परिवार जो था इनका पड़ोस के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। देखिए जो अशोक थे उन्होंने महसूस किया कि इनका निदान मतलब इनका निदान का मतलब होता है इन्हें ठीक करना, मतलब इन्हें बंद करना, इनका सही से उपचार करना, निदान करने की सोची। तो जो हमारे अशोक थे उन्होंने धम्म महा महामत्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। जो धम्म महामत्र नाम के जो अधिकारी थे इनकी जो नियुक्ति की थी, तो इन अधिकारी का क्या काम? ये जो अधिकारी थे इनका काम था कि ये जगह जगह घूमे और लोगों को धर्म की शिक्षा दें, जगह जगह जाकर लोगों को धर्म आदि के बारे में समझाएं। तो इसलिए जो हमारे अशोक थे उन्होंने धम्म महात्म नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। वो जो ये सभी समस्याएं थी इनका निदान करना चाहते थे। तो आइए आगे चलते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे अशोक थे उन्होंने अपनी जो संदेश थे, जो अभिलेख जो थे उन्हें शिलालेख आदि और स्तंभों पर खुदवाए थे। और जो अधिकारी थे उन्हें निर्देश दिया गया था कि कुछ लोग जो पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो इनके साम्राज्य में कुछ ही लोग पढ़े हुआ करते होंगे, जिसके आज भी कुछ लोग पढ़े हुए नहीं हुआ करते हैं। तो जो पढ़े हुए लोग नहीं थे वो कैसे इनके अभिलेखों को जाने। तो इसलिए जो अधिकारी थे उन्हें निर्देश दिया गया था कि जो राजा के जो संदेश हैं उन लोगों पर वो पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए धर्म को फैलाने के लिए बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए सीरिया मिस्र ग्रीस आदि जो श्रीलंका में भी दूध भेजे थे। देखिए श्रीलंका में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था। और यहाँ पर एक जो बौद्ध गया की जो शाखा थी, जो कि हमारे जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने इसके इस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी जो शाखा थी वो भेजी थी। जो कि बौद्ध धर्म की स्मृति में इन्होंने भेजी थी श्रीलंका में, जो इनके जो पुत्र और पुत्री गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने श्रीलंका। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपके चित्र देख रहे हैं, ये जो गाय है इस पर एक
पॉलिश की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है। ये जो मूर्ति है बिहार के जो रामपुरा एक जो पुराई स्थल है उससे प्राप्त हुई है। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है ये जो मूर्ति है, जो गाय की मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है इसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। और ये जो मूर्ति है ये उस समय की जो मूर्ति कला आदि का जो है एक नमूना है, जो कि ये बता रही है कि उस समय की जो मूर्ति कला थी वो कितनी विकसित हो गई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारे सम्राट जो थे अशोक, उन्होंने बहुत अच्छे अनेक कार्य किए, अच्छे और बहुत सारे कार्य करने शुरू कर दिए थे जब से उन्होंने दम बनाया। उन्होंने सड़कें बनवाई थी अपने नगरों में, जिससे आवागमन आसानी से हो सके, यात्री आसानी से आ जा सके, व्यापार हो सके। और जो सड़कें बनवाई थी इनके आसपास कुएं भी खुदवाए गए थे। और वहाँ पर विश्राम गृह भी बनाई गई थी, जिससे यात्रियों को विश्राम करने में परेशानी ना हो। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो सड़क हुआ करती थी इनके दोनों तरफ वृक्ष लगवाए हुए थे। और इसके अलावा मनुष्य व जानवर की चिकित्सा व्यवस्था भी करवाई थी, उन्होंने अस्पताल आदि भी खुलवाए थे। तो आइए आगे चलते हैं। तो अपना एक बुक में जो हमें टॉपिक दे रखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। जो अशोक सम्राट अशोक तो अपनी प्रजा के लिए शिलालेख या स्तंभ आदि जो थे उनसे उनमें उन्हें खुदवाया करते थे, और उनकी मदद से ही अपनी जो प्रजा आदि थी उन्हें अपने जो संदेश आदि थे भिजवाया करते थे। ठीक है, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे, जैसे कि उदाहरण के लिए जब बीमार होते थे तो बच्चों का विवाह होता था। और बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते तो तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। और जो हमारे जो सम्राट अशोक थे कर्म कांडों को नहीं मानते, तो ये कहते थे कि ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज्यादा फलदायी, मतलब ज्यादा अच्छा होगा। और ये अनेक प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये 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 है अपने दास नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करना, और बड़ों का आदर करना, सभी जीवों की दया करना, मरण तथा श्रमण को दान देना। ये जो हमारे सम्राट अशोक थे वे यह कह रहे हैं कि जो अच्छी जो रीति है, अच्छी रीति आदि जो है ये है कि बड़ों का सम्मान करना, किसी भी पशु आदि की बलि न देने। देखिए जो कि विभिन्न विभिन्न कर्मकांड होते थे इनमें जो था पशु आदि की भी बलि दी जाती थी। तो इससे जो हमारे सम्राट जो अशोक थे कहते थे कि अच्छे काम ये है कि दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और सभी जीवों पर दया करनी। और ये कहते हैं कि ये जो रीति है, जो कर्म कांड है, जो बुरी रीतियां हैं, इनके अलावा अन्य रीति भी अपना सकते हैं जो कि इन्होंने बताई है। तो जो हमारे सम्राट अशोक थे अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। जो हमारे सम्राट अशोक कहते थे कि किसी भी धर्म आदि को गलत बताने, अपने धर्म के प्रशंसा करना, ये सब गलत है। किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। जो अलग कोई एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की पढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे सम्राट अशोक थे उनका कहना है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म से संबंध रखता है और दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो अब दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमारे जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने अभिलेख से इसमें समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए हर किसी दूसरे के धर्म प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं और उसका आदर करना चाहिए। जो हमारे सम्राट अशोक है उनका क्या ये कहना है। ये जो हमारे सम्राट अशोक हैं ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए और कर्म कांडों को आदि को त्याग देना चाहिए जो कि बुरे होते हैं। तो जो हमारे सम्राट अशोक यही बताना चाह रहे हैं कि दूसरे के अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म की निंदा करता है तो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने लिखा है कि उनके उनके श्रम देश आज भी हमें एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और बहुत से कुछ सीख सकते हैं। जो हमारे सम्राट अशोक के जो धर्म आदेश है वो ऐसी भाषा में बता रहे हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं आज भी। जो हमारे जो प्रथम जो
हमारे प्रधानमंत्री थे भारत के, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह लिखा है। अशोक ने दम विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी अच्छी और प्रशंसा वाली बातें हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रशंसित है। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है कि उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रशंसित है। देखिए वो हिस्से हैं कि जो हमारे सम्राट अशोक थे, वो किसी भी दूसरे धर्म की बुराई आदि नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं कि कोई अगर अपनी व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा कर रहा है और दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, और उन कर्मकांड आदि को त्याग देना चाहिए, जैसे कि नौकर दास आदि के प्रति क्रूर व्यवहार आदि को त्याग देना चाहिए। जो हमारे सम्राट अशोक है वो यह बता रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि क्या है और ब्राह्मी लिपि कैसी होती है, जो कि हमारे सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने अभिलेखों में इसे खुदरवाया आदि था। तो आइए जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि क्या होती है। देखिए जो आज का जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें जो ज्यादातर लिपि है, जैसे नागरी लिपि हो गई और मलयालमवादी लिपि है, वो लिपि जो है पिछले जो सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। जो हमारी ब्राह्मी लिपि है उससे ही उत्पन्न हुई है। जो हमारी जो ये भाषा है, जो हमारी सॉरी लिपि है, इनसे ही उत्कीर्ण हुई है। और जो हमारी आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी है आदि, और बंगाल आदि जो है, जैसे कि आप ए अक्षर को देख सकते हैं, जो कि हमारा ए अक्षर है, वो ये जो हमारे तरह तरह की लिपि हैं, जैसे कि आरंभी लिपि हो गई और देवनागरी लिपि, हिंदी और बंगाल, मलयालम और तमिल, ये जो लिपि है इन सभी का जो ये शुरू हुई है, मतलब उत्पन्न हुई है, ये ये जो है हमारी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। और ये जो आप अक्षर देख रहे हैं आरंभी लिपि में अलग है, और हमारा बंगाल लिपि में अलग है, और मलयालम में अलग है, और तमिल में अलग तरीके से लिखा गया है। भाई आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो नृत्य है। देखिए जो मौर्य साम्राज्य है उसे उभरने से थोड़ा सा पहले, जो एक हमारा दो मान लीजिए कि 2400 वर्ष पहले चीन के जो सम्राट थे, चीन आदि के जो सम्राट थे, उन्होंने चीन में एक दीवार का निर्माण शुरू किया था। जो चीन आदि के जो सम्राट थे उन्होंने लगभग 2000 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य को उभरने से थोड़े 2000 वर्ष पहले ही चीन सम्राट सम्राट जो थे उन्होंने एक दीवार को बनाने का काम शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य जो था चीन सम्राटों का, वो यह था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। जो उनकी उत्तरी सीमा में जो पशुपालक लोग पड़ते थे उनकी रक्षा करना था। और लगभग 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण का कार्य चला था। 2000 वर्ष तक इस ये जो दीवार थी, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण कार्य चला था। और ये जो दीवार है ये साम्राज्य की सीमा भी जो ये दीवार थी, ये सीमा भी बताती थी जो कि साम्राज्य की। तो और ये जो दीवार थी इसे 2000 वर्ष क्यों लगे बनने में, क्योंकि ये जो दीवार थी ये पूरे राज्य की सीमा पर बनाई जा रही थी, और जो राज्य की सीमा थी वो समय समय पर बदल रही थी। तो ये दीवार जो थी तो इसे बनने तो इतना टाइम लगा था, मतलब 2000 वर्ष इसीलिए इस दीवार को बनने में लगा था। और जो दीवार थी इसकी जो लंबाई थी लगभग 6400 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी। जो दीवार थी इसकी वो 6400 किलोमीटर थी, तथा इसकी जो इसे बनाया गया था, इसे ईंट पत्थर आदि से इस दीवार को बनाया गया था। और जो दीवार थी इसकी जो दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ी होगी, और लगभग हर रोज 100 या 200 मीटर दूरी पर इस पर निगरानी करने के लिए बुर्ज बनाया गया होगा, और इसे बनाने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ी होगी। और जो दीवार थी इसकी जो ऊपर सतह है इस पर सड़क जैसी सतह बनाई गई थी। और जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है सतह, आपको यहाँ पर दिख रहा है थोड़ी सतह दिख रही है, और ये पुल भी बनाए गए थे लगभग 100 या 200 मीटर की दूरी पर, जिससे कि सीमा आदि की भी निगरानी आसानी से हो सके। और
इस दीवार को बनाने के लिए लगभग हजारों जो थे कामगार मजदूर आदि के लिए जो था वो जरूरत पड़ी थी। और जो पड़ोसी देश के प्रति जो अशोक से चीन सम्राटों का जो रवैया था वो आपको लग रहा होगा कि था। जैसे कि अशोककालीन जो सम्राट थे वो बस अपनी राजधानी आदि की पास ही अपनी फौज आदि की जो थी वो सुरक्षा के लिए बनाया करते थे, लेकिन जो चीन के जो सम्राट आदि थे अपने पूरे साम्राज्य की सुरक्षा इन नहीं करते, इसलिए अपने इस तरफ में दीवार का निर्माण किया होगा। सो गाइस यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सो गाइस इस चैप्टर को हमने कितना पढ़ा, हमने इसके बारे में कि कितनी नॉलेज प्राप्त की, इसके लिए हम ये जानने के लिए हम अपने एमसीक्यूज लगाएंगे जो हमारे 10 एमसीक्यूज होंगे। तो ये हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जो कि हमारा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसी चैप्टर से जो हमने अभी पढ़कर आए हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है 2000 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, और ऑप्शन डी जो दे रखा है हमारा 3000 वर्ष पूर्व। सॉरी यहाँ पर वर्ष पूर्व नहीं हुआ, टाइप हो गया होगा, वर्ष पूर्व। तो जो हमारे मौर्य साम्राज्य जो है इसकी जो स्थापना थी वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। जो हमारा मौर्य मौर्य साम्राज्य था उसकी जो स्थापना थी वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने की थी। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। तो गाइस तो देखते हैं अपने एमसीक्यूज को जो कि हमें बताएंगे कि हमारे चैप्टर कितना पढ़ा है। तो हमारा जो चैप्टर है जिसे हमने अभी पढ़कर आए हैं अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने उसका त्याग किया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? जो हमारा ऑप्शन ए है वो 2000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी जो दे रखा है 2300 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी जो दे रखा है 2500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी जो दे रखा है 3000। यहाँ पर वर्ष टाइप नहीं हुआ तो यहाँ पर वर्ष पूर्व लिखे थे मतलब मिस टाइप हो गया। तो डी जो ऑप्शन है हमारा 3000 वर्ष पूर्व। ठीक है, जो हमारे जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो लगभग 2300 वर्ष पूर्व हुई थी, जो कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले हुई थी। इसकी भी इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और कौटिल्य ने साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त की सहायता से की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौटिल्य नहीं, यहाँ पर वो आएगा चंद्रगुप्त आएगा, या यहाँ पर ये टाइप हो गया है चंद्रगुप्त, कौटिल्य यहाँ पर जाएगा और चंद्रगुप्त यहाँ पर आएगा। जो हमारे चंद्रगुप्त थे उन्होंने इस साम्राज्य की जो स्थापना थी वो कौटिल्य की सहायता से की थी। तो आइए अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? जो हमारे कौटिल्य थे उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध बुक लिखी थी, तो हमें उस प्रसिद्ध बुक का नाम ढूंढना है। जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है अष्ट अष्टयाध्यायी, अष्टाध्यायी, और जो हमारा ऑप्शन बी जो दे रखा है अर्थशास्त्र, सी दे रखा है मलविका मल मलविकाग्नि मित्रम, और जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है अभिज्ञान शकुंतलम, जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है। तो जो हमारे कौटिल्य थे उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध बुक लिखी थी जो कि अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र नामक इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध बुक लिखी थी जो कि हमारे कौटिल्य थे। तो आइए अपने आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो माल माल मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचनाएं हैं। ये जो दोनों बुक दे रखी है कालिदास की रचनाएं हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंश अनुक्रम में मतलब वंश क्रम मतलब सही वंश क्रम क्रम में लिखना है, वंश अनुक्रम में लिखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही वंश अनुक्रम होगा? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है चंद्रगुप्त, अशोक,
बिंदुसार, जो ऑप्शन बी दे रखा है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी जो दे रखा है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। ऑप्शन डी जो दे रखा है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, जो हमारे मौर्य वंश था उसकी जो स्थापना थी, उस मौर्य वंश की स्थापना हमारे किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो जो हमारे और उसके बाद उनका जो पुत्र था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। तो जो हमारा आंसर ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य वंश की। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे, और बिंदुसार के जो पुत्र थे हमारे अशोक थे। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। तो ये नेक्स्ट अपना आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो उत्तर है वो हमारा डी है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो हमारे मौर्य साम्राज्य की इनमें से कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, बी सांची। देखिए, जो हमारे जो मौर्यकालीन 3 प्रमुख नगर थे, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था और तक्षशिला था। ठीक है, जो हमारे उज्जैन थी वो, उज्जैन जो था उससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के आने जाने वाला था। तो ये एक प्रमुख नगर था जहाँ पर व्यापारी आया जाया करते थे। और तक्षशिला जो था हमारा मध्य भारत से, वो सॉरी मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाला राज्य था। तो यहाँ पर ये भी एक प्रमुख नगर था। जो हमारा पाटलिपुत्र था वो मगध की राजधानी थी। जो मौर्य साम्राज्य है उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इसलिए ये एक प्रमुख नगर था। तो जो हमारे ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो आइए आगे चलते हैं, अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था, और उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत आने जाने वाला मार्ग था। तो हमारा जो तक्षशिला है वो सॉरी पाटलिपुत्र वो प्रमुख नगर किस लिए रहा होगा? क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अशोक के अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? जो हमारा पहला शिलालेख दे रखा है वो कांधार, दूसरा जो जगह दे रखी है वो पहली कांधार दे रखी है, दूसरी जो जगह है ब्रह्मगिरी, तीसरी जोगढ़, चौथी गिनार, पांचवी लुम्बिनी। जो हमारे नीचे कोड दिए गए हैं हमें उनकी सहायता से सही आंसर चुनना है। जो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है वो केवल 1 और 5, जो मतलब कांधार और लुम्बिनी, और हमारा जो ऑप्शन बी दे रखा है 2 और 3, मतलब कि हमारा ब्रह्मगिरी और जोगढ़। जो हमारा सी दे रखा है वो लुम्बिनी और डी, मतलब कि ये सारी जगहों पर ही हमारे अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी जगह हमारे अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये जो हमारे अशोक के शिलालेख हैं इन सभी जगहों पर प्राप्त हुए। कांधार का शिलालेख और ब्रह्मगिरी, जोगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। देखिए, कांधार का शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख भी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। देखिए, सारे जो शिलालेख हैं वो ये जो सारी जगह हैं यहाँ पर सभी पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। अशोक के शिलालेख कांधार, लंपक, मनसेहर, शाहबाजगढ़ी, कलशी, चोपड़ा, मेरठ, बहमपुर मतलब कानपुर दिल्ली में, रामपुर, लोहरिया, अराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जोगढ़, कलिंग, सोपोरा, सन्नात्री, मशकी, येरबूडी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, मतलब असत्य है? जो हमारा कथन एक दे रखा है, कर अनियमित ढंग से एकत्रित किया जाता था। जो हमारा कथन 2 है, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। और हमारा जो
कथन 3 है, जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था, वहाँ पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। देखिए जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इनकी वो सॉरी नीचे जो कोड दे रखे हैं, इनकी सहायता से हमें सही आंसर बताना है। जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें केवल मतलब पहला जो कथन है वो सही है, और ऑप्शन बी जो है हमारा मतलब दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। तो हमारा जो सी है मतलब वो कथन दो सही है, और हमारा डी जो है इनमें से कोई सभी कथन सही नहीं है। देखिए जो हमारा कथन जो है वो सही है, तो इसमें हमें असत्य कथन बताना है, मतलब ये कौन सा कथन कौन कौन से कथन गलत है। तो देखिए जो कर जो था वो अनियमित ढंग से एकत्रित किया जाता था, और नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता है। जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था, वहाँ पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। देखिए जो हमारा कर था वो नियमित रूप से एक समय अवधि के दौरान ही वसूला जाता था, कि जैसे कि 15 दिन में एक बार वसूला जाएगा, या 20 दिन में एक बार आदि। और जो हमारा नजराना था वो जो व्यापारी आदि थे वो अपनी स्वेच्छा से ही दिया करते थे, और वो अनियमित ढंग से लिया जाता था। तो जो हमारा कथन एक और दो है वो दोनों ही गलत है। तो हमारा जो कथन थ्री है वो सही है, जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ राजा अधिकारी कर वसूलते थे। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड कथन गलत है। तो आइए अपने उत्तर की तरफ देख लेते हैं। तो उत्तर जो हमारा बी ऑप्शन बी है, कथन एक और दो गलत है, तथा कथन तीन सत्य है। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना है नियमित रूप से जब भी संभव हो विभिन्न कीमतों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिया जाता है जो इसे स्वेच्छा से इसे दे सके। और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ पर कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारित किए जाते थे। जो हमारा पाटलिपुत्र था वहाँ पर सम्राट के सीधा नियंत्रण था, क्योंकि वो मौर्यकालीन जो राजधानी थी, तो वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो जो सम्राट था अपने द्वारा अधिकारी नियुक्त किया करता था, और उनके द्वारा ही वसूल जो कर था उसे वसूला करता था। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो हमारा क्वेश्चन 7 दे रखा है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा फर्स्ट कथन जो दे रखा है वो है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल मतलब गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। और जो हमारा ऑप्शन दो है, वो जो राजा के आदेश का उल्लंघन करता अधिकारी उन्हें सजा देते। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी काट लिया जाता था, और अधिकारी के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। तो हमारे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक कथन सही है, बी जो दे रखा है एक और दो कथन सही है, डी जो दे रखा है मतलब कथन तीन सही है, और डी जो दे रखा है मतलब कि सारे ही कथन सही है। ठीक है, जो राजकुमार हुआ करते थे उन्हें अक्सर प्रांत आदि में भेज दिया जाता था। प्रांतीय राजधानी जो थी उनके गवर्नर बना दिए जाते थे, जैसे कि हमारी तक्षशिला और उज्जैन हो गई, ये प्रांतीय राजधानी थी, और यहाँ के जो राजकुमार हुआ करते थे इन्हें गवर्नर आदि गवर्नर या राज्यपाल के रूप में भेज दिया जाता था। और तो हमारा को जो कथन एक है वो सही है, और जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते हैं उन अधिकारियों को सजा देते थे। जो अधिकारी राजा को उल्लंघन करते हैं उन अधिकारी उन्हें सजा देते थे, और इनमें से कितने अधिकारियों का वेतन आदि भी काट लिया जाता था। तो हमारा ऑप्शन दो भी सॉरी कथन दो भी सही है। तो हमारा जो नेक्स्ट कथन होगा क्वेश्चन वो सॉरी कथन थ्री, अधिकारी के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे, जैसे कि अधिकारी अपना कार्य सही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, राज्य में शांति नहीं फैली अधिकारियों के द्वारा, तो उसके आदि की जो कार्य है उन पर नजर रखने के जो राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, अपने घनिष्ठ अपने जो विश्वासदार जो नौकर हुआ करते थे उन्हें या कर्मचारी उन्हें जासूस के रूप में बना दिया करते थे। तो जो हमारा वो कथन थ्री है वो भी सही है, तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो सही आंसर होगा। कि तीनों ही कथन हमारे सही है, एक दो और तीन। तो अपने कथनों अपने उत्तर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी है, तीनों कथनों कथन सही है। कुछ हद तक क्षेत्र या प्रांत पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था,
वहीं राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, वो अधिकारी के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे और उनके संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। जो जो जासूस थे वो ज्यादातर राजा से नहीं मिला करते थे और उनके संदेश वाहक होते थे, जो कि उनके संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उनका काम करते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। और जो राज्यपाल, गवर्नर आदि थे, जो राजकुमार थे उन्हें राज्यपाल और गवर्नर आदि के रूप में भेजा जाता था। जो हमारा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, क्वेश्चन 8 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा प्रथम कथन दे रखा है वो है, प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को नजराना भेज दिया करते थे। जो हमारा कथन दो है वो है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। और जो हमारा ऑप्शन सॉरी कथन 4 है, वो प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को नजराने भेज दिया करते थे। तो ये 2 बार प्रिंट हो गया है। तो ये यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गया है, ये इजी है। तो जो हमारे तो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वो सॉरी क्वेश्चन 3, कथन, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रीय प्रांतों पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। जो कि मौर्य प्रशासन के छोटे या प्रांत हुआ करते थे, उन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो हमारे जो तीनों कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन, मतलब कौन से कथन सही है? भाई जो हमारे ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी में कथन 3 सही है, ऑप्शन सी में कथन 1 2 सही है, और जो हमारा कथन बी दे रखा है उसमें जो हमारे कथन है वो 1 2 3 मतलब तीनों ही कथन सही है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, जो हमारे तीनों कथन है वो सही है। विदेश में रहने वाले लोग और जो अधिकारी थे उन्हें नजराना भेज दिया करते थे, और आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो वो उस टाइम पर उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें आया करते थे और मौर्य राज्य के अंदर आया करते थे। और मौर्य शासन के छोटे या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही आंसर है, मतलब कि तीनों कथन सही है। तो आइए आगे चलते हैं, अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त चारों कथन सही है और मौर्य साम्राज्य में छोटे से प्रांतीय राजधानी राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र, इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मौर्य शासक अवागमन और नियंत्रण रखने का प्रयास करते तो उन्हें यहीं से संसाधन पर और नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होती थी, जो कि हमारे व्यापारी आदि कर के रूप में नजराना भेंट आदि प्राप्त दिया करते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन 2 दे रखा है, दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। और जो हमारा कथन 3 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। जो हमारा ऑप्शन ए है वो है केवल एक, मतलब कथन एक सही है। ऑप्शन डी जो है मतलब दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी जो है हमारा 1 और 3 कथन सही है। ऑप्शन डी जो है हमारा मतलब कि तीनों ही कथन सही है। तो गाइस जो हमारा पहला कथन है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था और उन्हें संसाधन नजराने के रूप में दिए जाते। जो हमारा उत्तर पश्चिम जहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती थी तो वहाँ पर कंबल आदि प्रसिद्ध थे, और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध। और जो हमारे मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे, ये हमारा संत ग्रंथ है। जो हमारे अर्थशास्त्र में जो विचार लिखे हैं हमारे चाणक्य, जो हमारे कौटिल्य हैं उनके लिखे हुए हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे कथन 1 और 2 सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
तो जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। और अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में विकसित किए जाते थे। चंद्रगुप्त वो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही एक अन्य नाम चाणक्य था तथा इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। जो हमारे कौटिल्य थे उनके तीन नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो हाँ, ये हमारे तीन नाम थे इनके जिन्होंने अर्थशास्त्र भी रची थी। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे याद रखें। तो सर गाइस यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है उसका एंड होता है। तो आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये बनाओ और हमें भी एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ने के लिए मिले। तो गाइज, तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।